हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आपके 10th पेपर का मॉडल पेपर ये वीडियो होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। क्योंकि देखिए, पूर्णांक जो है आपका इस पेपर का 20 नंबर का है और 8 नंबर पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होंगे। छोटा पेपर रहता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि छोटे छोटे प्रश्न आपके सबसे पहले तो ऑप्शनल प्रश्न ज़्यादा आएंगे इसमें, और वन लाइनर प्रश्न ज़्यादा रहेंगे, तो उन्हीं को आपको ज़्यादा पढ़ना है अगर आपके पास में सीरीज से आप तैयारी कर रहे हो। बाकी अपनी मैराथन क्लास आपने देख ली होगी, वहाँ से ही आपका सारा कुछ मटेरियल है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कम से कम समय में हमने वहाँ पर कवर करवाने की कोशिश करी है और एग्जाम में आपकी काफ़ी अच्छी मदद उससे मिल जाने वाली है, तो आप उस क्लास को जरूर से देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा और 17 से 19 प्रश्न लगभग एग्जाम में आते हैं। कभी कभार 17, कभी कभार 18, कभी कभार 19, तो ये रहता है सिस्टम इसका। अब की बार देखने लायक सबसे पहले बात करते हैं, और अब बात करते हैं पहला प्रश्न। देखिए, शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण नहीं है, ऐसे नॉर्मल प्रश्न आते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो यहाँ पर शिक्षा में तकनीकी का कौन सा उदाहरण नहीं है? टैबलेट ये भी तकनीकी का उदाहरण है, मोबाइल भी तकनीकी का उदाहरण है, रेडियो भी उदाहरण है, और आगमन निगमन विधि ये तकनीकी का उदाहरण नहीं है, ये नॉर्मल विधि है पढ़ाई को लेकर के, तो ये यहाँ पर नहीं है। तो द इसका उत्तर हो गया है। अगला यहाँ पर सेकंड नंबर पर है, सर्वप्रथम कंप्यूटर सहायक अधिगम किस देश में शुरू हुआ? तो अमेरिका में सबसे पहले यहाँ पर पढ़ाई में कंप्यूटर का काम शुरू हुआ। तीसरा प्रश्न देखिए, अमेरिका परीक्षाओं में तीसरा प्रश्न देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्यतः उपयोग में क्या लाई जाती है? तो स्वनिर्देशित सॉफ्टवेयर, अभिक्रमित अनुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण, OMR सीट। तो प्रतियोगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें OMR सीट ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है, मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से आउटपुट यूनिट, आउटपुट, इनपुट, कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, वो ऐसे कुछ नॉर्मल यहाँ पर सवाल ज़्यादा आते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि कट कॉपी पेस्ट कैसे करना है, कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है, बंद कैसे करना है, बूट कैसे करना है, और कोई कंटेंट है तो उसको कॉपी पेस्ट कैसे करना है। तो ऐसे कुछ नॉर्मल बातें रहती है, जो कि मोबाइल में जिस तरह से यूज़ आप करते हैं तो वैसे ही प्रोसेस सेम कंप्यूटर में रहती है। Ctrl+C करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, Ctrl+P करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, और ऐसे कुछ बातें। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो Ctrl+ आप N करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, Ctrl+F करेंगे तो फाइल कुछ सेव हो जाएगा, ऐसा कुछ रहता है सिस्टम। तो आप वो कीज़ का जो अपना चैप्टर है लास्ट वाला उसमें, तो वो भी आप देख लीजिएगा क्लास में। और यहाँ पर आउटपुट यूनिट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर उपयुक्त सभी, तो मॉनिटर भी आउटपुट जो यूनिट है, प्रिंटर भी और स्पीकर भी, तो सारे यहाँ पर आउटपुट यूनिट है, तो द इसका उत्तर हो जाएगा। तो 4 आपके ऑप्शनल प्रश्न रहेंगे। बाकी आपके कुछ वन लाइनर यहाँ पर रहेंगे, जिनमें सबसे पहला आता है पॉडकास्ट क्या है? पॉडकास्ट एक मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण है जिसमें ऑडियो, वीडियो, रेडियो, PDF आदि शामिल होते हैं। इसके द्वारा सूचनाएं एक साथ में कई व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ये रहेगा पॉडकास्ट। और ऐसा ही कुछ वेबकास्ट की भी जो परिभाषा सेम सी ही रहती है, तो आप ध्यान रखिएगा। वर्चुअल कक्षा को लेकर के यहाँ पर बात होती है कि ऑनलाइन ई-लर्निंग के ऊपर बेस्ड रहती है कंप्यूटर शिक्षा, मतलब कि कम खर्चे में सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, तो ऐसी बेसिक बातें रहती हैं, कुछ ज़्यादा टेंशन वाला मामला है नहीं। यहाँ पर देखिए, छठे प्रश्न की बात करते हैं, वर्चुअल कक्षा कक्ष क्या है? वर्चुअल कक्षा कक्ष ऐसा कक्षा कक्ष होता है जहाँ पर शिक्षक, प्रशिक्षक और विद्यार्थी ऑनलाइन वातावरण में वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं। वीडियो कॉलिंग के उदाहरण क्या लेंगे आप? जूम जो मीटिंग रहती है वीडियो कॉलिंग की, तो उसका उदाहरण ले सकते हैं आप। वीडियो कॉलिंग जो नॉर्मली व्हाट्सएप कॉलिंग का ले सकते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर डाल देना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस माध्यम से हम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सातवां प्रश्न देखिए, कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त 4 प्रकार की अंतःक्रियाओं के आपको नाम बताने हैं। TLI, LLI, TMI, LMI। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं TLI की फुल फॉर्म, टीचर लर्निंग इंटरेक्शन, ये अध्यापक विद्यार्थी अंतःक्रिया। दूसरा है LLI, लर्नर इंटरेक्शन, ये रहेगा विद्यार्थी अंतःक्रिया। TMI, टीचर मटेरियल इंटरेक्शन, ये अध्यापक सामग्री अंतःक्रिया। LMI, लर्नर मटेरियल इंटरेक्शन, विद्यार्थी सामग्री अंतःक्रिया। तो ये 4 आपको अंतःक्रियाओं के बारे में ध्यान रखना है, कक्षा शिक्षण की 4 अंतःक्रिया। इसके बाद में बात करते हैं ई-लर्निंग के बारे में। ई-लर्निंग आपको पता ही है कि ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन पढ़ाई करना, और उसमें यहाँ पर फ़ायदे क्या क्या हैं, ई-लर्निंग के उपयोग का संक्षेप में आपको उल्लेख करना है। तो सभी के लिए शिक्षा के अवसर को बढ़ावा देना, कम खर्चे में ही हो रहा है क्योंकि आने जाने का खर्चा बच रहा है। दूर कहीं पर कॉलेज है या फिर
दूर कहीं पर कोचिंग वगैरह कोई शिक्षा चल रही है तो फिर वहाँ पर आने जाने में खर्चा जो हो रहा है वो बच रहा है, समय बच रहा है। उसके अलावा फ़ीस ज़्यादा वहाँ पर लग रही है किसी कोर्स को ज्वाइन करने में, कोचिंग वगैरह में, तो वो भी कम हो जा रही है ऑनलाइन में। तो वो सारी चीज़ें हैं, फ्री भी आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब वगैरह की मदद लेकर के। तो शिक्षा के अवसर को बढ़ावा मिल रहा है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान हेतु सुविधाजनक अवसर और साधन भी उपलब्ध हो रहे हैं। भविष्य में कागज़ की बचत करने के यहाँ पर सहायक भी है कि ऑनलाइन सारा मटेरियल है। अभी आप हमारी क्लासेस देख रहे हैं तो इसमें कागज़ का कुछ काम है नहीं। आप यहाँ पर सबसे पहले तो वीडियोस देख सकते हैं, जिनको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ से पढ़ाई कर सकते हैं, पीडीएफ लेकर के। तो काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पर कागज़ की बचत यहाँ पर करने में सहायक है। विद्यार्थियों में तकनीकी कौशल का विकास करना है, अलग अलग जो स्किल्स है, जैसे टेलीग्राम पर उधर जाकर के टेलीग्राम पर कहाँ से फाइल देखनी है, किधर से क्या है मामला, तो वो तकनीकी कौशल का विकास भी हो रही है। और विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन की गई सामग्री, शिक्षण अधिगम विधि और स्वयं की जो उपलब्धि है इसका मूल्यांकन में उपयोगी भी सिद्ध हो रही है। और शिक्षा को कुल मिलाकर के सरल और सुगम और सुग्राह्य बनाने का यहाँ पर काम इसके अंतर्गत हो रहा है। तो ई लर्निंग के बारे में ध्यान रखना है। शैक्षिक तकनीक में ई लर्निंग की हानियों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या हानियाँ होती है। लाभ हमने देख लिया है, अब हानियाँ देखिए। केवल तकनीकी दक्ष व्यक्तियों के लिए ही लाभदायक है। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको अपने पे ये नहीं पता होता है कि अपना जो मेन टेलीग्राम चैनल है 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं बीएसटी बीएड के। अब आपको इंटर्नशिप फाइल मान लो कंप्लीट करनी है, तो हमने इंटर्नशिप की सभी फाइलें वहाँ पर डाल रखी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबकी। तो आपको क्या करना होता है, वहाँ पर चैनल के टाइटल पे क्लिक करके, चैनल के जैसे आपने होम पेज ओपन किया, ज्वाइन कर लिया चैनल को, और वहाँ पर आप देखेंगे ऊपर टाइटल पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो फाइल्स वाला ऑप्शन आएगा। फिर वहाँ पर अबाउट में आपको फाइल्स वाला ऑप्शन दिखता है और वहाँ से आप अलग अलग फाइल्स देख करके नीचे स्क्रॉल करके अपनी इंटर्नशिप फाइल जो भी चाहिए होती है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। पर ये जो प्रोसेस है सभी स्टूडेंट्स को नहीं बताया, तो सिर्फ जो दक्ष हैं उनके लिए ये लाभदायक है। काफ़ी स्टूडेंट को ढूंढने में दिक्कत आती है, फिर वो मैसेज करके पूछते हैं तो फिर उनको पता चलता है। तो ऐसे तकनीकी दक्ष व्यक्तियों के लिए ही ये लाभदायक रहती है। पढ़ाई से पुस्तकों से दूरी की संभावना होती है। ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ाई करने से फिर पुस्तकों पे पढ़ाई करने पे कम फोकस हो पाता है। ऑनलाइन फिर शॉर्ट मटेरियल ही अपन देखने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, किताबों से दूरी बनती जाती है। और तीसरा बिंदु, शिक्षक और विद्यार्थी में सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव हो जाता है। जो फेस टू फेस मिलने वाला काम है कि फेस टू फेस मिलकर के अपन ने सवाल पूछा, शिक्षक ने बताया, अपने डाउट दूर करे, तो वो अंतःक्रिया का अभाव हो जाता है। विद्यार्थियों को शिक्षक से सीधा पृष्ठ पोषण नहीं मिल पाता है, सीधा फीडबैक नहीं मिल पाता है। और समकालीन अथवा तात्कालीन जो संप्रेषण है इसके अभाव में प्रश्नों के आदान प्रदान में विलंब भी हो जाता है। तो ये कुछ हानियाँ ध्यान रखनी है। इसके बाद में 10वां प्रश्न आता है ह्यूरिस्टिक विधि का। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। ह्यूरिस्टिक विधि से क्या तात्पर्य है, तो यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें विद्यार्थी खोजकर्ता होता है। वह स्वयं खोज करके, निरीक्षण करके और प्रयोग करके सीखता है। इसमें शिक्षक ऐसी गतिविधियों को शामिल करता है जिनमें विद्यार्थी स्वतंत्र रह करके कार्य करता है और सीखता है। ह्यूरिस्टिक शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोज करना। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, खोज करना। इस विधि में कक्षा के समक्ष कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी की जिम्मेदारी होती है कि वह अलग अलग स्रोतों से सूचनाएं जुटा करके समस्या की पहचान करे, उसका समाधान करे। तो इस तरह से ये ह्यूरिस्टिक विधि रहती है। अब अपन बात करते हैं इसके गुणों को लेकर के। अलग प्रश्न आ सकता है, एक प्रश्न आपको पूछ सकता है इसकी परिभाषा, इसके तात्पर्य को लेकर के, और एक प्रश्न इसके गुण दोषों को लेकर के पूछ सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है। इसका पहला बिंदु देखिए, पहला गुण देखिए, इस शिक्षण विधि से बालकों में वैज्ञानिक और एक समालोचक दृष्टिकोण विकसित होता है। दूसरा, विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनकर के स्वयं में आत्मविश्वास विकसित करता है और इसका विकास स्वयं गतिविधि करने से होता है। तीसरा, इसमें शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दे सकता है और उसमें आपस में अधिक घनिष्ठता बढ़ती है। चौथा गुण देखिए, जो तथ्य संप्रत्यय वह स्वयं करके सीखता है उसका स्मरण अधिक समय के लिए रहता है। अगर हम लर्निंग बाय डूइंग से यहाँ पर सीखेंगे, करके सीखेंगे, तो फिर अपना जो स्मरण है वो अधिक समय के लिए होएगा जो सारी बातें अपन सीख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर विद्यार्थी को वैज्ञानिक विधि का ज्ञान हो जाता है जिससे वह जीवन के व्यवस्थित रूप से जीने की कला सीख जाता है। यह शिक्षण विधि मनोविज्ञान और शिक्षा के अधिगम सिद्धांतों पर आधारित रहती है। तो ये कुछ गुण ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोषों की बात करते हैं। पहला दोष देखिए, ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि में विद्यार्थी एक खोजकर्ता माना जाता है, परंतु विद्यालय में विद्यार्थियों में ज्ञान का विस्तार और चिंतन शक्ति सीमित होती है। तो ऐसे में वो प्रॉपर ठीक जो खोज है वो नहीं कर पाते हैं, या ठीक उसी समस्या के समाधान को कैसे सोल्व करना है, समाधान कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें उनको सीखने में टाइम लग जाती हैं क्योंकि उतने परिपक्व वो नहीं हुए होते हैं। तो उनकी चिंतन शक्ति सीमित होती है। ये मेन यहाँ पर दोष हुआ।
दूसरा दोष देखिए, शिक्षण विधि बहुत ही धीमी गति से चलती है, अतः भारी जो भरकम पाठ्यचर्या है इसको समय पर पूरा करने में असमर्थता होती है। अब एक एक बात को अगर अपन लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहे हैं, करके सीख रहे हैं, तो फिर काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, काफ़ी टाइम उसमें लग जाएगा। तो ये एक दोष है दूसरा। तीसरा दोष देखिए, इस शिक्षण विधि पर विशेषज्ञ शिक्षक और प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही कार्य कर सकते हैं। इस विधि पर आधारित विशेषज्ञों का मिलना मुश्किल होता है। यह आर्थिक रूप से खर्चीली विधि होती है। इसमें सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। इस विधि में कक्षा में बहुत छोटे समूह की कल्पना की गई है, जो हमारे विद्यालयों में असंभव है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में 11वां प्रश्न आता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निम्न पद बनाए जाते हैं। पहला है सूक्ष्म पाठ योजना बनाना। सूक्ष्म का मतलब है माइक्रो टीचिंग की बात हो रही है। जो अपना इकाई है, जो अपना पाठ है एक बड़ा, उसके छोटे से बिंदु की बात हो रही है, उसको टुकड़ों में पढ़ने की बात हो रही है। तो इस तरह से आप सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अपना को अर्थ समझना है। सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करने को लेकर के पहला बिंदु आता है। इसमें देखिए, सोपान में विद्यार्थी शिक्षक शिक्षण कौशल का अभ्यास करने के लिए पाठ्य वस्तु की इकाई पर एक सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करता है, छोटी पाठ योजना तैयार करता है, और इस कार्य के लिए वह अपने अध्यापकों से परामर्श भी कर सकते हैं। दूसरा बिंदु, शिक्षण सत्र की बात करते हैं। इसके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी 5 से 10 विद्यार्थियों को 6 मिनट तक पढ़ाता है। विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए पाठ को वीडियो या ऑडियो के रूप में टैप किया जा सकता है, और सहपाठियों प्रशिक्षक द्वारा अवलोकन भी इसका कर सकते हैं। निरीक्षण प्रपत्र भी भरे जाते हैं। तीसरा बिंदु, प्रतिपुष्टि प्रदान करना, और एक प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षक को तत्काल प्रतिपुष्टि, तत्काल उसका फीडबैक उसको दे देता है। प्रतिपुष्टि में वीडियो टेप, ऑडियो टेप आदि की सहायता भी ली जा सकती है। साथ ही शिक्षक, प्रशिक्षक एवं सहपाठी छात्राध्यापकों द्वारा भी प्रतिपुष्टि प्रदान करी जाती है। चौथा बिंदु देखिए, पुनः पाठ योजना बनाना। प्राप्त जो प्रतिपुष्टि है, प्राप्त जो फीडबैक है, उसके आधार पर विद्यार्थी शिक्षक अपने सूक्ष्म जो शिक्षण पाठ योजना है इसको दोबारा से बनाता है, कि अगर कहीं पर गलती है, कहीं पर गड़बड़ है, तो उसको मिस्टेक को करेक्शन करके दोबारा से बनाता है, जिसके लिए 12 मिनट का समय उसको दिया जाता है। पुनः अध्यापन, वापस से जो करेक्शन हुआ है उसको लेकर के वापस से एक बार फिर से पढ़ाया जाता है। तो सत्र को पुनः शिक्षण सत्र का इसको नाम दिया गया है। और छठे नंबर पर है पुनः प्रतिपुष्टि। पुनः पढ़ाए गए सूक्ष्म पाठ का शिक्षक प्रशिक्षक और सहयोगी विद्यार्थी शिक्षकों द्वारा फिर से पर्यवेक्षण करा जाता है, फिर से उसकी फीडबैक लिया जाता है। तो ये 6 बिंदु कुछ यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इसका जो चक्र है वो इस प्रकार से चक्र चलता है कि एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले पाठ योजना का निर्माण होएगा, फिर उसके बाद में शिक्षण करवाया जाएगा, फिर पुनर्बलन और पृष्ठ पोषण मिलेगा, फीडबैक मिलेगा कि कहाँ कहाँ पर क्या गलतियाँ रही हैं, किस प्रकार से उनमें सुधार करा जाए, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। फिर दोबारा से उसका निर्माण करा जाएगा, सुधार करा जाएगा, कहाँ कहाँ पर गड़बड़ रही है उसको लेकर के। फिर दोबारा से शिक्षण करवाया जाएगा, जो गड़बड़ हमने सुधारी है उसको लेकर के वापस से शिक्षण हुआ, और फिर पुनः पोषण यहाँ पर दोबारा से फिर यहाँ पर फीडबैक लिया जाएगा कि अब सही है या नहीं है। तो ये एक पूरा पर्टिकुलर चक्कर यहाँ पर चलता है। तो ये कुछ आपको सारणी बना करके इस तरह से आप लिखेंगे तो काम आपका काफ़ी सुंदर लगेगा अगर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं को लेकर के अलग से प्रश्न आ सकता है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले तो समय की बचत, शिक्षण की जटिलता कम होती है। छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट करके, छोटे छोटे भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं तो जटिलता कम होएगी। शिक्षण जो शिक्षक शिक्षा में एक प्रयोग है, ये है एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास होता है। जैसे छोटे भागों में बांट रहे हैं तो सबसे पहले एक समस्या, फिर दूसरी समस्या, फिर तीसरी समस्या, तो इस तरह से एक ही कौशल का अभ्यास होता है। एक विद्यार्थी को शिक्षण कौशल की प्रशिक्षण तकनीक है। और पाठ योजना की समयावधि 5 से 10 मिनट की समयावधि होती है। तत्काल प्रतिपुष्टि संभव होती है, तुरंत इसका फीडबैक मिल जाता है 5-10 मिनट के अंदर ही। तो ये आपको विशेषताएं ध्यान रखनी है। 12वां प्रश्न आता है दल शिक्षण की प्रक्रिया के चरणों को आपको बताना है। दल शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? तो प्रत्येक शिक्षक शिक्षण के उद्देश्यों और अपने साधनों के संदर्भ में अलग अलग क्रियाविधि अपनाते हैं। परस्पर सामंजस्य और प्रस्तुतिकरण व आधिकारिक अधिगम हेतु दल शिक्षण विधि की क्रियाविधि अपनाई जाती है। उसे निम्न 3 चरणों में विभक्त करते हैं।
सबसे पहले दल शिक्षण की योजना अपन बनाएंगे। पहले चरण में योजना तैयार करी जाती है जिसमें निम्न गतिविधियों को शामिल करते हैं। कौन कौन सी गतिविधियां हैं, आइए देखिए। पहली गतिविधि है दल शिक्षण के उद्देश्यों का अपन निर्धारण करेंगे कि कौन कौन से उद्देश्य अपने, कौन कौन से लक्ष्य अपने को प्राप्त करने हैं, और उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लेखन करेंगे और अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहारों का पता लगाएंगे। अधिगमकर्ता को पढ़ाए जाने वाले विस्तृत सामग्री को सुनिश्चित करेंगे। दल के शिक्षकों की रुचि, दक्षताओं, पर्यवेक्षण, प्रमुख व्याख्यान तथा कार्य के अनुसार कार्यों का आवंटन करेंगे। उपलब्ध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों से अवगत होंगे। मूल्यांकन पर विधियों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर आपको उद्देश्य के बारे में ध्यान रखना है। और यहाँ पर अपन बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आता है दल शिक्षण की योजना का क्रियान्वयन कैसे करेंगे। तो क्रियान्वयन के बारे में आपको यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखनी है कि उद्देश्यों को ध्यान में रख करके योजना का क्रियान्वयन करेंगे, सुचारू रूप से उसको चलाएंगे, जिसमें निम्न क्रियाएं करी जाएंगी। पहली क्रिया इसमें रहेगी कि निर्देशन के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए अधिगमकर्ताओं की पृष्ठभूमि को खोजने हेतु कुछ प्रश्न कक्ष में करना, ताकि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सके। अधिगमकर्ताओं की भाषा उपलब्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए एक सटीक संप्रेषण व्यूह रचना का चयन करना, उसमें विद्यार्थियों की भाषा की बोधगम्यता का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर तीसरा बिंदु है अनुकरणीय वार्ता। कार्य में देखिए, प्रमुख व्याख्यान के तत्वों को जो अधिगमकर्ताओं को समझ में नहीं आए हैं उसे सरल तरीके से प्रस्तुत करना, जिससे अधिगमकर्ताओं को समझ में आ जाए। और इसके बाद में आगे तीसरा बिंदु योजना का मूल्यांकन करना। इसमें देखिए, किसी भी प्रकार के शिक्षण हेतु मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। यह अधिगमकर्ताओं की उपलब्धियों के मापन में सहायक होता है। यह दल के शिक्षकों के साथ साथ अधिगमकर्ताओं को भी प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। इस चरण के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों को सम्मिलित करते हैं। तो कौन कौन सी गतिविधियां हैं योजना के मूल्यांकन में, वो देखिए। मौखिक प्रश्न करना, प्रत्येक प्रश्न दल द्वारा निर्धारित उद्देश्यों का मापन करने के योग्य होना चाहिए। उद्देश्यों के वास्तविकरण तथा उपलब्धि स्तर के बारे में चर्चा करना। अधिगमकर्ताओं की कठिनाइयों को निदान करते हुए उनका उपचारात्मक शिक्षण कराना। विद्यार्थी शिक्षकों के मूल्यांकन के आधार पर दल शिक्षण की योजना निर्माण क्रियान्वयन में सुधार करना। तो ये मूल्यांकन के कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर स्पष्ट करिए। और इसी तरह के और भी अंतर के प्रश्न कई आपको पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप सीरीज से तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको और भी अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं जिनमें अंतर को लेकर के बात हुई है, तो वो भी आप जरूर से पढ़िएगा। यहाँ पर अपन ने एग्जाम्पल के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करी है। तो हार्डवेयर की सबसे पहले बात करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक और मूर्त भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो क्या रहेंगे, हार्डवेयर। CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर और आदि, ये सब क्या है, हार्डवेयर के उदाहरण हैं। बात करते हैं सॉफ्टवेयर को लेकर के। तो सॉफ्टवेयर में देखिए, कंप्यूटर के कार्य करवाने के लिए कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना है। इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं, तो इन निर्देशों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में और हार्डवेयर के बारे में ये बातें ध्यान रखनी है। और सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को क्रियाशील बनाता है। कोई भी हार्डवेयर तभी कार्य करता है जब उसे संबंधित सॉफ्टवेयर से निर्देश मिलते हैं। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं जिन्हें मानवीय इंद्रियों से देखा और छुआ नहीं जा सकता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में मल्टीमीडिया का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, तो ये हमने बात करी है कि ई लर्निंग को लेकर के और वर्चुअल कक्षा को लेकर के। तो वो अपन को यहाँ पर बातें ध्यान में रखनी है कि बच्चों को शिक्षा देने के क्षेत्र में मल्टीमीडिया तकनीक का बहुत ही प्रभावी उपयोग रहा है। तो 2 लाइन तो इसी में भर गई है आपको। तो ऐसा आपको व्यवहारिक तौर पर बातें लिखते हुए आपको काम करना है। इसके द्वारा इंसाइक्लोपीडिया जैसे विशाल ग्रंथों को डिजिटल फॉर्मेट में बदल दिया गया है। अब हमें केवल यह पढ़कर संतोष नहीं करना पड़ेगा कि रॉकेट किस तरह से उड़ता है, बल्कि तकनीक की वजह से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर रॉकेट को उड़ता हुआ देख भी सकते हैं। यदि आप बायोलॉजी के छात्र हैं और आपको हृदय की जो आंतरिक संरचना है उसकी कार्यप्रणाली आदि देखनी है, तो यह तकनीक आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से हृदय की आंतरिक संरचना, कार्यप्रणाली जो अट्रैक्टिव ढंग से उसको दिखा देगी आपको सारी प्रक्रिया। तो मल्टीमीडिया का शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा उपयोग रहा है। और भी आप अपने विचार यहाँ पर लिख करके, अगर निबंधात्मक प्रश्न आता है तो काफ़ी 2-3 पेज आप भर दीजिएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं अलग एक प्रश्न, ईमेल क्या है, इसको करने का सही तरीका क्या है और इसके क्या क्या लाभ हैं। तो ईमेल करना आप सभी को आता ही है। ईमेल किसी कंप्यूटर से दुनिया के किसी भी कोने में स्थित अन्य कंप्यूटर को संदेश भेजने की सुविधा को कहा जाता है।
ईमेल किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर उपलब्ध डाक सुविधा का ही दूसरा नाम है और ईमेल ने विश्व की दूरियां समाप्त कर दी है। आप पूरे दुनिया में कहीं पर भी ईमेल कर सकते हो, कुछ ही सेकंडों में आप अपना संदेश भेज सकते हो। ईमेल करने के लिए सर्वप्रथम किसी ईमेल सर्वर पर रजिस्ट्रेशन अपने को करना होगा, ईमेल आईडी बनानी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद एक यूजर का नाम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, अपनी जो आईडी है वो मिल जाएगी। लॉगिन के बाद में हम ईमेल की विभिन्न सुविधाएं हमें मिलती है, जैसे ईमेल पढ़ना, ईमेल लिखना और पता सेव करना आदि। जहां पर हम पत्र लिखने की सुविधा अपने को मिलती है, जैसे हम किसी भी पते पर भेज रहे हैं तो पता लिखने के लिए हमें निम्न सूचनाएं होती है। टू यानी कि जहां पर हमें प्राप्तकर्ता का ईमेल लिखना है तो उसका भी अपने को ईमेल आईडी पता होना चाहिए, तभी अपन उसके पास में भेज सकते हैं। तो टू में क्या करेंगे, जहाँ पर हमें प्राप्तकर्ता का ईमेल आईडी लिखना है। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे पत्र का कोई टाइटल कि क्या विषय के अंतर्गत हम लिख रहे हैं। और सीसी में वहाँ पर लिखेंगे कि अगर कार्बन कॉपी अपने को एक से अधिक लोगों को भेजना है तो सीसी में लिखेंगे, दो चार कुछ और पते वहाँ पर ऐड करने हैं तो। और उसके नीचे बीसीसी और आता है, बीसीसी आता है तो वहाँ पर अगर अपने को काफ़ी सारे लोगों को सेंड करना है तो वहाँ पर हम उनकी आईडी भी, उनकी ईमेल आईडी भी वहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो काफ़ी सारे लोगों के पास में कार्बन कॉपियाँ भी पहुँच जाएंगी। सेम टू सेम मैसेज काफ़ी लोगों के साथ में एक साथ शेयर हो जाएगा। ईमेल से हमें क्या क्या लाभ हैं ये बातें देखिए। कम समय में संदेश देश विदेश पहुंचा सकते हैं। डाक और टेलीफोन की बजाय बहुत सस्ता साधन है, किसी भी दिन का और कहीं पर भी कहीं से भी कर सकते हैं। इस सुविधा निःशुल्क इंटरनेट पर उपलब्ध है और संदेश के साथ में हम कुछ फ़ोटो भी भेज सकते हैं। हम एक संदेश बिना दोबारा लिखे कई जगह पर भेज सकते हैं, जैसे सीसी का उपयोग करके अलग अलग ईमेल आईडी वहाँ पर डाल करके, और बीसीसी में काफ़ी सारे लोगों को एक साथ वहाँ पर मेंशन करके अपन ईमेल आईडी वहाँ पर ईमेल भेज सकते हैं ईमेल आईडी से। उधर अपने को ये बातें ध्यान रखनी है। और 16 प्रश्न आता है कंप्यूटर वायरस को लेकर के, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। वायरस क्या है, वायरस की पहचान कैसे करें, वायरस से कैसे बचें, किस प्रकार से सावधानी रखें, फ़ोन हैंग कर रहा है तो उसको कैसे रीसेट करें, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल आपको पता ही है। तो उनको लेकर के ये प्रश्न रहता है कि कंप्यूटर वायरस किसे कहते हैं, उस बारे में देखिए। आइए कुछ बिंदुओं को देखकर बात करते हैं। कंप्यूटर वायरस अपने कंप्यूटर में आ जाने वाला प्रोग्राम होता है, बाहरी स्रोत द्वारा तैयार किया जाता है। कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर में तबाही लाने वाला प्रोग्राम होता है, जो हमारी फाइलों और ऑपरेटिंग सिस्टम में उपस्थित सूचनाओं को हमारी बिना जानकारी के चेतावनी के नुकसान पहुंचाता है। आमतौर पर कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर में निम्न प्रकार से आ सकता है। तो संक्रमित प्रोग्राम के उपयोग से, अगर अपन कोई APK फाइल वगैरह यूज कर रहे हैं तो वहाँ से संक्रमित प्रोग्राम के उपयोग से अपने पास में वायरस आ सकता है। संक्रमित फाइल अगर अपने पास में आ गई है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल, कोई PDF वगैरह, तो वो भी यहाँ पर डिफेक्ट करती है अगर संक्रमण आ गई है, कोई डिफेक्टेड आ गई है। संक्रमित डिस्क अगर अपन ने वहाँ पर लगा दी है कंप्यूटर को बूट करने में, तो वहाँ से कोई वायरस आ सकता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, अगर कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से आ सकता है। संक्रमित पेन ड्राइव अगर आपने लगाई है तो वहाँ से वायरस आ सकते हैं। तो ये कुछ आपको कारण यहाँ पर ध्यान रखने हैं। वायरस 3 प्रकार का है, ये ध्यान रखना है। कंप्यूटर वायरस, बूट सेक्टर, फायर वायरस, मैक्रो वायरस। तो कंप्यूटर वायरस 3 प्रकार का ध्यान रखना है। और इस वायरस के मुख्य लक्षणों की बात करते हैं तो इसमें देखिए, असामान्य त्रुटि संदेश दिखाई देने लगते हैं, सिस्टम की स्मृति कम हो जाती है, फाइलें गुम होने लगती हैं, आइकॉन का स्वरूप बदलने लगता है, डिस्क स्पेस कम हो जाता है। तो ये कुछ बिंदु आपको लक्षण के कारण आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अपन बात करते हैं बचाव के उपायों को लेकर के। उपयोगी एंटीवायरस प्रोग्राम को स्थापित करेंगे। जब भी हम इंटरनेट से जुड़ते हैं, वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्स का खतरा बढ़ जाता है, तो एंटी वायरस प्रोग्राम को स्थापित करेंगे, रिफ्रेश करते रहेंगे। अपनी आवश्यकतानुसार कंप्यूटर में फायरवॉल स्थापित करेंगे। फायरवॉल करके कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटरों में होने वाले डाटा का आदान प्रदान नियंत्रित करेंगे। इस विषय में विस्तृत जानकारी रखेंगे। और कोई भी फाइल या प्रोग्राम जिसका प्रेषक संदेहात्मक हो उसको नहीं खोलेंगे। अगर किसी भी फाइल पर अपने को डाउट आ रहा है तो उसको नहीं खोलना है। ईमेल अटैचमेंट के फाइल एक्सटेंशन को ध्यान से देखेंगे। यदि एक्सटेंशन EXE, PIF, BAT, BAS, CMD, COM, CMI, INF, JS, INK, MSI, SCR या VBS है तो इस फाइल को वायरस स्कैन किए बिना नहीं खोलेंगे। तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पर बातें ध्यान रखनी है। और ईमेल जो आपको एक बड़ा इनाम मिलने की सूचना देती है, अधिक जानकारी के लिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने या ईमेल अटैचमेंट खोलने के लिए कहते हैं, तो ऐसे ईमेल को खोलने से आपको बचना है। काफ़ी सारे मैसेजेस आप व्हाट्सएप पर भी देखते हैं कि इस कंपनी का रिचार्ज फ्री है, 3 महीने फ्री है, उस पर क्लिक कर लो। तो इस तरह के जो मैसेज आते हैं वो स्कैम रहते हैं, एक बड़ा इनाम मिलने की सूचना वो देते हैं। करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, उस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक स्कैम होता है। इसके बाद में पैच
पेज ट्यूजडे नाम जो सेवा है इसका लाभ उठाएं। इसके ज़रिए माइक्रोसॉफ्ट हर महीने के दूसरे मंगलवार को उन सभी प्रोग्रामों की सूची जारी करता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें उन प्रोग्रामों से बचने की उपाय जिन्हें पैच कहते हैं ये भी प्रदान करे जाते हैं, ये भी दिए जाते हैं। इन पैचों का प्रयोग करके अपने कंप्यूटर के वायरसों से आपको कंप्यूटर को वायरसों से बचा सकते हैं। ये कुछ बात हो गई। इसके बाद में आपके ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है, कट कॉपी पेस्ट करने की प्रक्रिया आपको बतानी है। पेस्ट स्पेशल और पेस्ट में क्या अंतर होता है। सबसे पहले देखिए, कट कॉपी पेस्ट की सहायता से हम किसी भी टेक्स्ट अथवा चित्र प्रतिलिपि इसकी तैयारी कर सकते हैं अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको स्थानांतरण कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। पहला बिंदु देखिए, सर्वप्रथम माउस या कीबोर्ड की सहायता से उस टेक्स्ट अथवा चित्र का चयन करेंगे उसकी जिसकी हमें प्रतिलिपि बनानी है, तो उसको एक स्थान पर बदलना है या उसको क्या करना है, तो वो अपन उसको सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर इसको इस तरह से जो है सेलेक्ट कर दिया है, तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना होगा कंप्यूटर में और फिर वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में कट कॉपी पेस्ट आदि ऑप्शन आएंगे। तो वहाँ से कट करना है या फिर सेम टू सेम इसकी प्रतिलिपि बनानी है तो वो कॉपी वाला ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर कुछ की आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं, शॉर्टकट की Ctrl+C, Ctrl+X आदि कॉपी और कट के जो आपको शॉर्टकट की है होम टैब के अंतर्गत, तो ये भी डायरेक्ट अपन दबा सकते हैं। तीसरा, कर्सर को उस स्थान पर ले जाएं जहाँ पर कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करना है, तो फिर आप वहाँ से डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। और होम टैब के अंतर्गत पेस्ट को चुनना है और Ctrl+V कुंजी को आपको दबा देना है। तो ये पेस्ट वगैरह सारा सिस्टम ध्यान रखिएगा। पेस्ट स्पेशल और पेस्ट में क्या अंतर है। पेस्ट स्पेशल साधारण पेस्ट से भिन्न होता है। दोनों ही क्लिप बोर्ड में कट या कॉपी करके रखी गई चीज़ों का कहीं और डालने की सुविधा देते हैं, लेकिन पेस्ट का उपयोग आमतौर पर कहीं से किसी भी टेक्स्ट, चित्र या आर्ट वगैरह को किसी दूसरी जगह हूबहू डालने के लिए पेस्ट कमांड का उपयोग करते हैं। जबकि पेस्ट स्पेशल यह सुविधा देता है कि कट या कॉपी किया गया जो मटेरियल है किस रूप में पेस्ट होगा, यानी पेस्ट स्पेशल पेस्ट का ही एक टाइप है जो कि पेस्ट होने से पहले आपकी चीज़ें कैसी दिखेंगी उसके बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अंतिम प्रश्न आता है, निम्न का पूरा नाम लिखिए। इस तरह का प्रश्न भी इम्पोर्टेंट रहता है, तो आपको फुल फॉर्म वगैरह के बारे में जानकारी रखनी है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें देखिए कुछ बातें अपने को, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की है रीड ओनली मेमोरी, DOS की है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिक यूजेज जो इंटरफेस है उसके बारे में बात हो रही है, और CUI मतलब कमांड यूजर इंटरफेस। तो ये कुछ फुल फॉर्म की हमने यहाँ पर बात कर ली है। और अपनी जो कंप्लीट इन वन वीडियो वाली क्लास थी, मैराथन क्लास थी, तो उसमें हमने काफ़ी और यहाँ पर डिस्कशन किया है, तो वो सारी चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा मैराथन क्लास का, तो वहाँ से आप जाकर के देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो। और बाकी आपकी तैयारी कैसी रही है कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपकी तैयारी में हमारी वीडियो से काफ़ी मदद मिली है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपकी आगे आने वाली तैयारी के लिए, रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।